हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एएसएफ इंस्टीट्यूट। देखो, आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। जस्ट आपको चेक करना है कि कॉन्सेप्ट की आपको आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता तो आप यहाँ से सीखोगे। देखो, जैसे लिखा हुआ है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कि आप तो जो निकालते हो डायटॉमिक मॉलिक्यूल या पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्ड ऑर्डर या एंगल वगैरह निकालते हो, वो सब क्या कहते हैं इवन के आप निकालते हो। ठीक है, तो अगर हमें क्या कहते हैं, अगर हमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ जाए तो कभी कभी उसका पूछता है व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH3 एंड जस्ट आप चेक करते रहना मेरे साथ साथ कि आपको चीज़ें आती कि नहीं आती है। और मुझे कैसे सबसे बड़ी बात, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जैसे कि मान लो कि मैं आपसे बोल दूं ये लिखा हुआ है NO, ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ाऊँगा अभी। ठीक है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है या इवन इलेक्ट्रॉन है, ये मुझे चेक करना होगा। मान लो कहीं ClO3 लिखा हुआ है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है या इवन इलेक्ट्रॉन है। ऐसे मान लो कहीं N2O4 लिखा हुआ है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये सारी चीज़ें आज मुझे चेक करनी है। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एंगल कैसे डिक्रीज करता है, एंगल कैसे इंक्रीज करता है अपने पेरेंट स्ट्रक्चर से, तो वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। देखो, आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो भी हम पढ़ेंगे वो आप देखना। ऑड इलेक्ट्रॉन पहले तो देखो, पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरा मैग्नेटिक, कि मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि डाइपोल मूवमेंट आपका जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जब इन जनरल केस में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पे डाइपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं होता है। कुछ स्पेशल केस हम देखेंगे जिसमें आपका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम कह नहीं सकते कि भाई किसी मॉलिक्यूल का देख के कि भाई इसको डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं है। वो हम बाय स्ट्रक्चर निकालेंगे, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से क्या क्या फाइंड करने आ जा रहे हैं। और ठीक है, और एक चीज़ और कि तीसरा पॉइंट क्या है कि जो आपके ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, डाइमराइज जल्दी होते हैं। क्या होते हैं, डाइमराइजेशन शो करते हैं। तो जैसे कि मान लो कि अगर आपको ऐसे मैं पूछूं कि आपके पास ये NO है, मान लो कभी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और आपके पास एक NO2 है। अगर ये डाइमर बना, मान लो अगर इसका 2 मॉलिक्यूल आए और इसके 2 मॉलिक्यूल आए, ठीक है, डाइमर बने। अगर ये डाइमर बनेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा N2O2 और ये डाइमर बनेगा तो बनेगा आपका N2O4। तो अगर मान लो, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मान लो कि अगर ये K1, अगर इसका रेट K1 है, अगर इसका रेट K2 है, तो कौन सा किसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, K1 ज़्यादा होगा या K2 ज़्यादा होगा। या मान लो कि इसका टेम्परेचर T1 है तो इसका टेम्परेचर T2 है, तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन कराने के लिए, किसका टेम्परेचर कम होगा। ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो चलो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे पहले तो बाय रूल चलते हैं। देखो, आपको पढ़ ले तो ये देखना है कि रूल नंबर 1, देखो जो मैं बता रहा हूँ ये रूल नंबर फर्स्ट आपको देखना है। रूल नंबर फर्स्ट हम जिस पे अप्लाई करेंगे, देखो इस रूल नंबर फर्स्ट को हमेशा ध्यान में रखना। ये मैं रूल नंबर फर्स्ट तब लगाऊंगा जब सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर। क्या है, नो लोन पेयर। ये रूल तभी अप्लाई करना जब सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट वाला ये रूल अप्लाई करेंगे। उस वाले फर्स्ट वाले रूल में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। देखो, पहले तो क्या है कि अगर मान लो जैसे कोई भी आपका ए और बी टाइप मॉलिक्यूल है, ऐसे A और B टाइप मॉलिक्यूल है, ऐसे कोई मॉलिक्यूल है, और इधर मान लो कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है ऐसे A है और यहाँ से मान लो आपके पास ऐसे B जुड़ा हुआ है, इधर से B जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो कि क्या है कि पहले तो अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल नंबर 1 में भी अगर आप उसको देखो तो फर्स्ट लिखते हैं, इसको सेकंड, 2 क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। और इस रूल नंबर 1 को लगाते समय हमेशा ध्यान देना कि आपके क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम पे, जो आपका ये सेंट्रल एटम है, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ये बात बहुत हमेशा ध्यान में रखे रहना, कोई लोन पेयर नहीं है। तो फिर देखना कि इसमें क्या है कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए अगर हायर होगा क्या कहते हैं बी से, तो ये वाला लगाएंगे। और फिर ये सेकंड पोर्शन में क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, तो ये वाला अप्लाई करेंगे। तो फिर हमने इसको क्लासिफिकेशन क्यों किया, देखो क्लासिफिकेशन इसलिए किया कि बाद में बहुत आसानी हो जाएगी कि आप इनको अच्छे तरीके से निकाल पाओगे। देखो अगर जस्ट अभी बाई एग्जांपल लेके मैं इनको आपको समझाता हूँ, बाई एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो जैसे कि मान लो कि अगर मेरे पास एक CH3 है, एक CH3 है और एक CF3 है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। पहले देखो, जो अगर ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उसके बैलेंस सेल में जितने उसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में ही पार्टिसिपेट किए होंगे, ठीक है। मतलब जितने बैलेंस सेल में, जैसे कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और इधर कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब अगर उसके बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 4 होते हैं, तो अगर वो बॉन्डिंग में कहीं मुझे 4 इलेक्ट्रॉन अगर दिख गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अभी मैं कोई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ F, और देखो ये F, और यहाँ F और यहाँ F। तो आपको पता है कि ये भाई अगर इसको मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बनाना है तो मुझे एक, यहाँ देखो इसके बैलेंस, देखो एक इसके बैलेंस सेल में 2 और यहाँ 3, ठीक है। और इधर क्या होगा, ये तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही देखो यहाँ एक कार्बन का होगा, इधर एक कार्बन का होगा, इधर एक कार्बन का होगा, और देखो इधर फ्लोरीन का होगा, यहाँ फ्लोरीन का होगा, यहाँ फ्लोरीन का होगा, यहाँ फ्लोरीन का होगा। तो अब देखो कि यहाँ क्या होगा, देखो न्यूट्रल बनाने के लिए देखो अब क्या होगा, हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया, यहाँ क्या कहते हैं हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया, यहाँ हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया। मतलब जो आपको स्ट्रक्चर पर सबसे पहले सोचनी है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही सोचनी है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देता हूँ, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कर दूँ, तो देखो इसका क्या हुआ, इसका 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। इसके बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इसमें स्ट्रक्चर में हैं। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। ऐसे ही आप देखो कि इसमें अगर रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और फ्लोरीन पे होगा आपके पास 3, लोन पेयर होगा, क्योंकि तभी उसका डबलेट और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें कौन सा रूल किस में अप्लाई करना है, ये वाला देखना है। तो देखो कि क्या है कि ये इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन है वो होती है 2.1 होती है, और जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 के आसपास जाती है, ठीक है। और यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5, और यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। तो यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, अगर मैं इसको A मान के चलूँ और इसको B मान के चल रहा था, जैसे मैं पीछे जस्ट एक्सप्लेन कर रहा था आपको, ठीक है। अगर मैं इसको A मान के चलूँगा तो इसमें क्या है कि हमारे CF3 वाला कौन सा मैच कर रहा है, CF3 वाले में सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ देखो सेंट्रल एटम का CF3 में सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये हमारा कौन सा होगा, ये सेकंड वाला चलेगा। इसमें रूल नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला चलेगा, इसमें रूल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, अगर मैं ऐसे लिखूँ, अगर मैं इसको A मानूँ और इसको B मानूँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। तो इसमें देखो, इसमें आप फर्स्ट लगाओगे और इसमें आप फर्स्ट का सेकंड रूल लगाओगे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब हम इसको हाइब्रिडेशन निकालेंगे या स्ट्रक्चर निकालेंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि किस वाले, ये हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या करता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमको काउंट करना है नहीं हाइब्रिडाइजेशन में। ये सबसे ज़रूरी बात हमें ध्यान में देनी होती है कि किसमें कभी काउंट कर लेते हैं, कभी नहीं काउंट करते हैं। तो अब देखो, अब मैं ये बात देखो, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, ये बात आप समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से देखो कट कर दिया। अब अगर ये ध्यान देना, ये अगर आपका लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होगा, तो जब भी कभी भी रूल नंबर फर्स्ट का सेकंड आए, मतलब अगर आउटर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका सेंट्रल एटम से ज़्यादा होगा, तो हमेशा इस वाले इलेक्ट्रॉन को स्टेरिक नंबर में काउंट करेंगे।
तो अगर यहाँ स्टेरिक नंबर में लिखूँ, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा तो इक्वल टू 3 सिग्मा। अब प्लस क्या करना पड़ेगा, स्टेरिक नंबर में हम इस 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को काउंट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेरिक नंबर टोटल क्या हो गया, टोटल स्टेरिक नंबर क्या हो गया 4, स्टेरिक नंबर इसका आ गया 4। ठीक है, तो बताऊंगा क्यों काउंट कर रहे हैं, अभी बताऊंगा कि आपको क्यों ऐसा है कि इसको काउंट कर रहे हैं, इसको इस वाले केस में नहीं काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ वाले केस में नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, स्टेरिक नंबर देखो क्या है कि स्टेरिक नंबर यहाँ आपका 3 सिग्मा है और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं ये इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट किया जाता है। तो यहाँ देखो 3 सिग्मा और इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसका अब आ गया 3, तो मतलब इसका हाइब्रिडेशन अगर देखा जाए तो sp2 हो गया और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। ये सबसे ज़रूरी बात थी कि हमें पहचानना होता है कि भाई किसका हाइब्रिडेशन क्या है। तो इसका मतलब इसका जो क्या कहते हैं आपकी ज्योमेट्री आई वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर आएगा और इसका जो ज्योमेट्री आएगी वो आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। तो ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। और ये रूल कब अप्लाई करना, जब आपके सेंट्रल एटम पे नो लोन पेयर, ये बात हमेशा ध्यान दे रहना। अभी जब लोन पेयर आएगा तो रूल अलग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान दे रहना। और इसका रीज़न ये है कि जब आप इसको लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये आपके क्या कहते हैं हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसका मतलब देखो क्या हो जाता है। देखो आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो CH3 है, तो CH3 अब आपको पता चल गया कि CH3 कैसे बनना है, ट्राइगोनल प्लेनर बनना है। ट्राइगोनल प्लेनर बनना है तो यहाँ देखो ये और ये, तो क्या होता है कि आपका एक ऑर्बिटल इधर होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे डीलोकलाइज होते रहते हैं इस वाले, केवल एक इस वाले इलेक्ट्रॉन में, इस वाले ऑर्बिटल में। तो मतलब क्या होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे आपका डीलोकलाइज होते रहते हैं इस वाले ऑर्बिटल में। तो इसीलिए क्या होता है कि ये आपका प्लेनर होता है, और प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और ध्यान देना जो ये अगर ये प्लेन में है तो ये क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन होगा, आउट ऑफ प्लेन होता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपका रेडिकल है वो आपके इन प्लेन है या आउट ऑफ प्लेन है, तो आउट ऑफ प्लेन होगा। क्योंकि देखो इन प्लेन में क्या होगा, आपको मान लो कि अगर ये sp2 हुआ है, sp2 हाइब्रिडेशन हुआ होगा, तो यहाँ क्या होगा, मान लेता हूँ ये px और py इन्वॉल्व हुआ होगा, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ होगा, ये pz हुआ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका px और py के परपेंडिकुलर आपका pz ऑर्बिटल होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये आपका आउट ऑफ प्लेन होता है। इसी बोलते हैं कि प्योर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, प्योर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्योर ऑर्बिटल में है। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था एंट्रेंस में कि बताओ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं या प्योर ऑर्बिटल में होते हैं। तो जब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेशन ही नहीं लिया तो इसका मतलब किस में है, वो प्योर ऑर्बिटल में है। और प्योर ऑर्बिटल अगर आपका प्लेन और इन आउट ऑफ प्लेन पूछे तो हमेशा ध्यान देना, या इन प्लेन पूछे तो प्लेनर हो गया, या ये चीज़ें इन प्लेन आ गई, या लिख सकते हो इसको इन प्लेन, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, आउट ऑफ प्लेन। तो ये बातें ध्यान दिए रहना कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को यूज करके बस थोड़े से कंसेप्ट अगर आप जाने रहोगे कि कैसे लेने हैं तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, अब रीज़न ये आया कि भाई इसको ऐसा क्या हुआ कि आपने नहीं लिया। देखो क्या है कि अगर ये देखो, ये इस पर हल्का सा डेल पॉजिटिव होगा, इस वाले हाइड्रोजन पर हल्का सा डेल पॉजिटिव होगा, इस वाले हाइड्रोजन पे हल्का सा डेल पॉजिटिव होगा। तो कार्बन पे क्या होगा, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि कार्बन पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। क्या आ गई, मोर इलेक्ट्रॉन। रीजन देखो, अभी तो ये ट्रिक था कि आपको बाय ट्रिक आपको चीज़ें पता चल गई कि भाई हाइब्रिडेशन इसका sp2 हो गया और इसका आपका ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। तो अब रीज़न ये है कि जब इसमें इधर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है तो आपका जो ये इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास क्या हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गए। तो नेगेटिव चार्ज इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है आपका अनपेयर्ड, उसको आने नहीं देते हैं अपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। मतलब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपके इसके हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही रीज़न है कि हम इसको क्या कहते हैं, लेते नहीं हैं अपने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करके। तो अब ये एक रीज़न आ गया। देखो, और फिर हम CF3 वाला देखते हैं। देखो CF3 वाला क्या है, CF3 वाला देखो, CF3 वाला ये आ गया, ये आ गया, अब ये आ गया। अब देखो एक रेडिकल होगा
अब वो जो रेडिकल होगा देखो क्या होगा इसमें, तो ये वाला क्या होगा, ये हल्का सा डेल निगेटिव, ये डेल निगेटिव, ये डेल निगेटिव, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ होगा, ये डेल पॉजिटिव, इस पर हल्का सा डेल पॉजिटिव, ये भी ये देखो डेल पॉजिटिव। तो अब इस पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में आना चाहेगा, क्योंकि देखो अब क्या है कि अब तो ये अलाउ करेगा, बोलेगा भाई अब तो आ जाओ ना भाई। अब पहले क्या था, मेरे पास क्या था, खुद इलेक्ट्रॉन में डेंसिटी ज़्यादा हो रही है तो मैं तुमको कहाँ से रिसीव कर लूँ, तो ये रिपेल करके इसीलिए आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। यही रीज़न है कि रिपेल करके ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, ठीक है। और ये कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे रेजोनेट करता रहता है, ठीक है, क्योंकि पी ऑर्बिटल में होता है, पी ऑर्बिटल में 2 लोब होते हैं। तो अब इसमें क्या हो गया कि भाई बोलेगा कि अच्छा ठीक है, ये देखो कि क्या हो गया, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, तो बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं अब मेरे पास डिफिशिएंट हो गया, अब तुम आ जाओ। तो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करने लगा अब ये वाला इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसको स्टेरिक नंबर जब मैं लिख रहा था तब मैंने 3 ये सिग्मा वाले लिखा था और 1 इलेक्ट्रॉन ये लिखा था, तो इसीलिए इसका स्टेरिक नंबर आया 4, मतलब sp3 आया, ठीक है, sp3 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका दो ध्यान दिए रहना, कभी कभी एग्जाम में देखो 2 चीज़ें पूछेगा। एक तो आपसे पूछेगा कि इसका ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री तो इसका हो गया TD, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया। और शेप क्या हो गया, शेप ओनली क्या होते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपके लिए आते हैं, ठीक है, हमेशा कभी भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं लिए आते हैं। तो शेप के लिए इसमें क्या है कि आप अगर इसको बनाओगे तो देखो हल्का सा ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ध्यान दिया रहना, शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये मैं जितनी भी चीज़ें लिख रहा हूँ पीपीटी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप रखना चाहो तो आप पीडीएफ आप कभी भी यूज देख सकते हो कि क्या कैसे मैंने लिखा है, ठीक। तो ये इसीलिए ध्यान देना, शेप और ज्योमेट्री ध्यान दे रहना उसमें। और CS3 में तो हमेशा आपका ज्योमेट्री है वही आपका शेप है, ठीक है, वही आपका ज्योमेट्री और वही शेप, क्योंकि जितने ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके ज्योमेट्री को कंट्रीब्यूट करेंगे। और शेप के लिए भी भाई हम इस शेप में हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, और ना हाइब्रिडाइजेशन में हम स्टेरिक नंबर में काउंट कर रहे हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को, तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए इस वाले केस में शेप इक्वल टू ज्योमेट्री होता है, ये ध्यान दे रहना, शेप इक्वल टू ज्योमेट्री हमेशा एक जैसा होता है। बस इस वाले केस में हमेशा ध्यान दे रहना कि आपका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगा और शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, तो ये बात हमेशा ध्यान दे रहना। अब फिर बात आता है डाइमेराइजेशन का। डाइमेराइजेशन अब डाइमेराइजेशन का रेट क्या होता है, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डाइमर बनना चाहते हैं, हर आदमी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक, वो सेकंड पीरियड वाले हमेशा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ क्या है, CS3 है और मैं ऐसे रेडिकल लिख दिया, यहाँ रेडिकल लिख के CS3 लिख दिया, यहाँ देखो CF3 लिख दिया और प्लस यहाँ मैं CF3 लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको बोल दूँ इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। अगर ये डाइमराइज हुआ तो C2H6 बनाएगा और ये अगर डाइमराइज होगा C2F6 बनाएगा। तो अब किसका रेट फास्ट होगा, ये भी तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई चलो ठीक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, डाइमर बन रहे थे, तो रेट पूछ लिया किसका रेट फास्ट होगा। तो अब देखो क्या है कि इसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके किस में है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके किस में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, ठीक है। तो आपको पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से क्या होता है कि देखो जब भी आप कोई क्या कहते हैं रेट मेजर करते हो तो आप उनका बोलते हो कि जितना अच्छा, अगर कोई कहते हैं परफेक्ट कोलिजन होगा तो वो परफेक्ट कोलिजन होंगे तो वो डाइमेराइजेशन को फेवर करेंगे, मतलब कि जितना अच्छा उनके ओरिएंटेशन फैक्टर अच्छा होता है। आप काइनेटिक्स में पढ़ते हो कि जितने अच्छा, अगर ओरिएंटेशन फैक्टर बहुत अच्छा हो, मतलब उनका ओरिएंट एक के सामने अगर एक आ जाए, अगर आपका डायरेक्शनल दोनों डायरेक्शनल अगर आए, देखो जैसे मैं इसको लिख दूँ D, ये भी डायरेक्शनल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी डायरेक्शनल में है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल में है, ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नॉन डायरेक्शनल में है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आपका कोई परफेक्ट कोलिजन होगा,
कोई कोलिजन होंगे तो भाई डाइमराइजेशन बनेगा। तो परफेक्ट कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका डायरेक्शनल नेचर होना चाहिए। इसीलिए हमेशा आपका जो होगा K2 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1 होगा। ध्यान दिए रहना, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि भाई पहले बार डाइमराइजेशन क्यों हो रहे हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं सेकंड पीरियड वाले, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आप अगर रेट कैसे आप डिफाइन करोगे, तो वो क्या है कि परफेक्ट आपका क्या कहते हैं, आपका डायरेक्शनल नेचर होने के कारण परफेक्ट कोलिजन होता है, ठीक है। तो इस चक्कर में इसमें क्या होता है कि आपका रेट फास्ट हो जाता है। तो ये इसका रीज़न है। अगर अब आपसे पूछे कि अगर मान लो कि इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर मान लो T2 है, तो जस्ट आपको देखो, मान लो अगर ये रूम टेम्परेचर पर डाइमराइज हो रहा है, मान लो जस्ट ये अगर रूम टेम्परेचर मान लो जस्ट 30 डिग्री टेम्परेचर पर डाइमराइज हो रहा है, कोई भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैं ले रहा हूँ, कोई भी टेम्परेचर मैं ले रहा हूँ जस्ट, कि अब उसके रिस्पेक्ट में T1 ज़्यादा होगा या कम होगा। देखो इसके लिए हमें निकालने के लिए ध्यान देना ना, क्या होता है कि ये आपको एक ये फार्मूला पता होता है, ln K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H, ये थोड़ा सा स्पेस, हाँ ठीक है। देखो आपको पता है कि यहाँ से ln K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R, ठीक है, डेल्टा H अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। अगर मैं इसको लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा H, ठीक है, डेल्टा H T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब क्या है कि देखो हमें पता चल गया, हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमारा K2 क्या है, ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है K2/K1 क्या होगा, K1 ग्रेटर देन 1 होगा, K2/K1 ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका मतलब कि जब भी ln में कोई वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, मतलब ग्रेटर देन अगर 1 आती है, तो ये ln की वैल्यू क्या देता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, राइट हैंड साइड हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब फिर क्या होगा, डाइमराइजेशन कराने तो अब अगर आपका डेल्टा आपका ये अब ये डेल्टा टी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा टी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे सभी चीज़ में पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1, क्योंकि डेल्टा टी क्या है, ये तो भाई ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो यही इस किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। ये सब तो सब फिक्स होती हैं, ठीक है, वो एक फिक्स क्वांटिटी होती है, ठीक। तो अब ये क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि आपका T2 ज़्यादा होगा, T1 कम होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका ये T2 क्या होगा, अगर ये 30 डिग्री टेम्परेचर पे अगर ये डाइमराइज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका लोअर टेम्परेचर मान लेता हूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाइमराइज होगा। अब देखो डाइमराइज, कोई चीज़ को आप जब डाइमराइज करते हो, एक तो वो डाइमराइज हो, तो अगर आप टेम्परेचर लो करते हो तो वो क्या करते हो, आप मॉलिक्यूल को का फ्रीज करते हो, पास लाते हो, तभी डाइमराइजेशन फेवर करेगा। इसीलिए ये रीज़न है कि अगर आप इसको, अगर जस्ट एक एग्जांपल लिया हूँ 30 डिग्री, अगर आप इसको टेम्परेचर ज़्यादा रख रहे हो तो इसके वाले कम रखना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्टिव है दोनों, रिस्पेक्ट में कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि जब कोल्ड किसी चीज़ को जब आप फ्री हल्का सा टेम्परेचर कम करते हो तो मॉलिक्यूल में रैंडम मोशन कम होता है, तो वो डाइमराइज होने की टेंडेंसी उनकी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, क्योंकि आपको डाइमराइजेशन कराना ही कराना है, ठीक है। तो ये रीज़न आ गए। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है एक, देखो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला ClO2, आप बताओ ClO2 का, आप चेक करते रहो मेरे साथ ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट चेक सीरीज है, इसमें मैं आपका डेली क्या कहते हैं कोई ना कोई आपसे कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा। अगर आपको आता है तो आप चेक करते रहो यहाँ मेरे साथ साथ। देखो ClO2 है, तो अगर आप हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। देखो पहले तो आप क्लोरीन है, इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन के बैलेंस सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ये है क्लोरीन के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये है ऑक्सीजन के। अगर कहीं भी बॉन्डिंग बन रहे हैं, अगर इनके क्लोरीन के बैलेंस सेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में अगर कहीं 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि वो ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। तो अब देखो पहली बात तो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन को
ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए तो हमें 2 बॉन्ड हमारी मजबूरी है बिना पूछे बना देना है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एटम आपका एक ही है, ठीक, सेंट्रल एटम हमारा एक है। तो अब देखो क्या है कि यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद यहाँ देखो 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। अब ये 4 और ये 4 2 6 6 2 8, देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमें गेस करना होता है। ये बहुत छोटी सी बातें हैं जो आप 11th 12th में पढ़ते हो कि भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम इसको सेटिस्फाई कराते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, अभी इसके पास 4 हैं, अभी इसको पास 3 लाना है। तो अब देखो क्या हो गया, ये हो गया 1 ये। इसीलिए देखो क्या है कि अभी तो लोन पेयर आप बोलते हो, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक साथ जो रहते हैं उन्हीं को बोल देते हो आप लोन पेयर। तो अगर आपका देखो एक लोन पेयर तो आप बना दिए, यहाँ ये देखो एक लोन पेयर तो आप बना दिए, अभी भी देखो एक इलेक्ट्रॉन छूट गया, नहीं छूट गया। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आएगी, नहीं आएगी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आएगी नहीं आएगी। तो रट के नहीं जाना है कोई भी स्ट्रक्चर। जैसे बहुत लोग रटते हैं कि ये वाली 2-4 एग्जाम्पल आप रट के चले गए। मान लो कोई हाइपोथेटिकल, मान लो एग्जामिनर अगर कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जनरेट कर दिया, तब तो आप अपने रटे रटाए एग्जाम्पल आपके नहीं मैच करे तो तुक्का भेड़ोगे, सही हो गया तो सही हो गया, नहीं सही हुआ तो गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा आप कॉन्सेप्ट सीख के जाओ। देखिए बाई कंसेप्ट क्या होता है, देखो अब क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या हो रहा था कि अगर कोई भी सेंट्रल एटम पे उसमें लोन पेयर नहीं होना चाहिए था। अब देखो यहाँ क्या है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, क्या है यहाँ देखो सेंट्रल एटम पे क्या है, लोन पेयर आ गया। सेंट्रल एटम पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो अब लोन पेयर आने से क्या होता है कि इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चेंज हुई होगी, क्योंकि पहले ही रूल को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो अब ध्यान देना कि पहली बात एक ध्यान में हमें रखना है, एक चीज़ हमें अपने हमेशा दिमाग में ये बातें रखना है। देखो अब ये क्या है कि इस पर देखो, इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और ये क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर डेल नेगेटिव आया, इस पे आया डेल नेगेटिव, इस पे आया ऐसे डेल पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इस पे क्या हो गया, डेल पॉजिटिव आ गया। तो अब क्या होगा कि ये ध्यान दे रहा ना ये बात यहाँ से कि अगर आपका यहाँ डेल पॉजिटिव आया तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और आपका एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर भाई जो पेयर में रहते हैं वो हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट होते हैं। आप मैं अकेला आदमी हूँ और कोई मुझे दो आदमी आए कोई काम करने के लिए और वो काम मैं अकेले करने जाऊँ, तो ऑब्वियस सी बात है 2 आदमी जो हैं वो अगर सबके पास इक्वल एनर्जी है, देखो तीन इलेक्ट्रॉन है, आपको नहीं पता कि भाई कौन सब इक्वल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो अब क्या है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में हो गए, तो बोले भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, चलो हम ही चले जाते हैं और इनको छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान दे रहा है ना, इनमें क्या होता है कि आप तो ये काउंट कर लिए। अब स्टेरिक नंबर पहले देखो, स्टेरिक नंबर लिखते हैं। स्टेरिक नंबर देखो हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा स्टेरिक नंबर में हमेशा सिग्मा बॉन्ड काउंट किया जाता है, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ स्टेरिक नंबर पहले तो 2 लिख लो, फिर उसके बाद क्या लिखूँ भाई, एक लोन पेयर आपके अंदर आ गया कि भाई चलो इसमें एक लोन पेयर आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, तो 1 लिख दिया। अब जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो तीसरे को आने देगा, नहीं आने देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो आपके ऑर्बिटल्स में आ गए। अब तीसरा वाला नहीं जा पाता क्योंकि रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये ध्यान देना, ऑलरेडी 2 चले गए और 1 बच गया, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में केवल यही क्या कहते हैं, एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए इसका जो स्टेरिक नंबर आया 3 और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो sp3। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक है। sp2 आया, सॉरी sp2, ठीक है। अब sp2 आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो Cl होगा वो कैसे होगा, ऐसे कुछ, और एक लोन पेयर आपका यहाँ होगा ऐसे, ठीक है। और जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा वो देखो आउट ऑफ प्लेन ऐसे चला गया, नहीं चला गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया, नहीं चला गया। तो अब आउट ऑफ प्लेन चला गया ना, यहाँ से आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो ध्यान दे रहा ना, ये ऐसे चलाता है। तो ये जो आपका बना यहाँ से, ये देखो क्या बना, ऐसे, अब ऐसे। अब देखो, अब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑब्वियसली बात है इन जनरल आपका 120 एंगल होना चाहिए, इन जनरल
क्योंकि ये जस्ट है कि अगर कोई डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है तब जाके 120 होता है। लेकिन अभी ध्यान दो क्या है कि यहाँ आपके पास क्या है कि लोन पेयर आ गया, तो यहाँ देखो लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर इधर से क्या करेगा, रिपेल करेगा, हल्का सा ये रिपेल करेगा। तो ये जो थीटा होगा, ध्यान देना, जो थीटा होगा वो ऑब्वियस सी बात है आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका थीटा हमेशा आपका लेस देन 120 डिग्री के आसपास आता है। आई थिंक 117 के आसपास आता है, 117 के आसपास आता है। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखे रहना कि भाई थीटा किस तरीके से चेंज होता है। कभी कभी वो आपके से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि भाई एंगल लेस देन 120, ग्रेटर देन 120 या इक्वल टू 120, या कभी कभी वैल्यू मैच करा देंगे। मान लो 116.5 लिख दिए तो आप मतलब लेस देन आएगा, वो आपसे इतना कंफ्यूज नहीं कराएंगे। ऐसा भी नहीं कि 100 लिख देंगे तो आप 100 लिख के चले आना। आपको हमेशा मतलब 115 से लेके 120 के बीच में याद रखना है। 115 से लेके 120 के बीच में वैल्यू डिफर करती रहती है, ठीक है। एग्जैक्टली ये लगभग थोड़ा सा वही 117 के आसपास आता है। तो ये एक रीज़न था। बाकी अभी देखो, अभी जस्ट आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, वहाँ रूल देखो जस्ट चेंज हो जाता है। बाई कंसेप्ट बता रहा हूँ। कोई ट्रिक अगर आपको लगता है कि आपको ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक से याद कर लेना, बाई आपको लगता है अगर कंसेप्ट याद करना है कंसेप्ट से याद कर लेना। देखो आगे, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास है यहाँ ClO3 है, ClO3 है, तो देखो ClO3 है, फिर वही पुरानी कथा कि भाई क्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में शायद मैंने पीछे 8 बोल दिया था, 8 नहीं, उसके ऑक्टेट में 8 होना चाहिए, इसके बैलेंस शेल में 6 होना चाहिए। बैलेंस सेल में 6 होना चाहिए ना, क्योंकि इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। आंसर सही है, आंसर दिक्कत मत लो, आंसर सही है, ठीक। तो अब देखो क्या हुआ कि वो उसका एटॉमिक नंबर याद आ गया था। देखो ClO3 है, तो Cl अगर आप बनाओगे, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ देखो क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब देखो इसके बैलेंस शेल में पहले तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक हमें क्योंकि बैलेंस शेल बराबर रख देंगे तभी न्यूट्रल बनना है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा। अब ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में होते हैं 6, तो यहाँ से देखो कितना हुआ, 1 2 3 4, ये यहाँ से ऐसे ये हो गया, और ऐसे इधर ये देखो सबका ऑक्टेट अगर आप देखोगे, सबका ये देखो थर्ड पीरियड वाले का भाई देखो ऑक्टेट से नहीं मतलब है। यहाँ हमेशा ध्यान देना कि सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में हमें हर चीज़ निकाल देगी, क्योंकि हाइब्रिडेशन जो आप निकाल रहे हो वो आप सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ठीक है। तो जब तक आपको पार्टिकुलर कुछ मेंशन करके ना बोले तो हमेशा इन जनरल सेंट्रल एटम का ही निकालते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ क्या है कि इस पर देखो क्या होगा, इस पर डेल पॉजिटिव क्रिएट हुआ, इसकी वजह से यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ भाई डेल नेगेटिव, तो यहाँ भाई डेल पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव। अब देखो क्या है, अब आपको रटना नहीं है, अब खुद ही आपको थोड़ा बहुत गेस लग गया, गेस कर गए होगे। तो अब देखो, अब यहाँ तो भाई एक ही है, इसको कोई लड़ाई, कोई मारने पीटने वाला नहीं है कि भाई कोई इसका कंपटीटर नहीं है कि भाई नहीं पहले हम अपना पेयर में जाएंगे, तुम अपना छूट जाओ। यहाँ तो देखो अकेले ही है, तो ये पार्टिसिपेशन करेगा हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में, ध्यान दे रहना है। क्योंकि अब इसका स्टेरिक नंबर देखो क्या हो गया, स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3 सिग्मा आ गए, और प्लस हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, ये एक चला गया, क्योंकि यहाँ के क्या हो रहा है, यहाँ हल्का सा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्लोरीन में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ क्या आ गया 1, तो स्टेरिक नंबर क्या आ गया आपका, स्टेरिक नंबर आ गया 4, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया हाइब्रिडेशन, इसका sp3 आ गया, sp3 आ गया। तो ये हमेशा ध्यान दिए रहना, sp3 आ गया। तो अब देखो, अब मैं आपसे देखो पूछता हूँ एक चीज़, देखो sp3 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में चले गए, तो ये कोई रिपल्सन वगैरह आप क्रिएट नहीं करेंगे। मान लो अगर आपसे बोलूँ ये थीटा है और ये आपका θ2 है, थीटा है, ऐसे ये थीटा, ठीक है, ये मान लो अगर आपका थीटा है, तो अभी sp3 होगा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन आपका होगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 होगा, तो 109 होगा। लेकिन क्या है कि अब देखो इसमें
पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड क्या होते हैं, थोड़े से फैटी होते हैं। तो अब क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो भाई कोई रिपल्सन तो करेगा नहीं, कोई लोन पेयर तो है नहीं कि इधर से इसको रिपेल करेगा, तो लोन पेयर नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, थीटा, ध्यान दो इस केस में थीटा क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 109 हो जाता है, ये ध्यान दे रहना, ठीक है। इस केस में क्या होता है, थीटा देखो क्या है, कोई लोन पेयर तो है नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है। ऊपर से क्या है कि यहाँ देखो दो दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग में, और यहाँ मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन है आपके इधर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये क्या होगा, ये बॉन्डिंग वाले ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, बॉन्डिंग वाले ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में देखो दो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के बीच में घूमते रहते हैं, जस्ट ये शो करने के लिए दिखा दिया था कि भाई एक इधर है एक इसके पास है। तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा इसका ज़्यादा हो जाएगा 109 से। तो ये बात हमेशा नोट करके रखे रहना हमेशा। देखो अब आता है एक और क्वेश्चन, ये देखो सारी चीज़ें जो हमें समझनी थी वो हम एक बेसिकली एक आइडिया हमें लग गया। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ NO है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और एक आपका NO2 है, इनको आप खुद चेक करके बताओ मेरे साथ साथ कि इनका क्या होगा। देखो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में होते हैं 5, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में होते हैं 6। नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में होते हैं 6। तो अब देखो कि हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, बस हमसे नहीं मतलब है कि किसके पास कितना ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। भैया ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं तो वो उसको ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो पा रहा, तो आप जबरदस्ती ये मत लगा देना बीबीटी नहीं कि कंप्लीट कराओ। ये ऑलरेडी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, तभी तो डाइमर फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिंगल फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, बहुत आइसोलेट करने पड़ते हैं, ठीक। तो ठीक, अब देखो क्या है कि ये आपका देखो अब क्या है कि ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, यहाँ देखो क्या हो गया लोन पेयर, और यहाँ देखो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कह रहा हूँ, इसका बैलेंस सेल कंप्लीट हो गया। और यहाँ से देखो इसका क्या है, इसको बैलेंस सेल कंप्लीट हो गया, इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब अगर हम बनाएं यहाँ से अगर बनाएं तो देखो अगर मैं लिखूँ इसको नेगेटिव और इधर ऐसे लिख दिया पॉजिटिव, क्योंकि अब हमें क्या करना है कि हमें न्यूट्रल कंपाउंड रखना है। ओवरऑल हमें क्या रखना है, कंपाउंड आपका न्यूट्रल रखना है। इधर 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखना है, क्योंकि नेगेटिव रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल को ओवरऑल न्यूट्रल बनाना है। या दो तरीके से लिख सकते हो, दोनों अभी आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से भी दिखा दूंगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देखो इधर क्या हुआ, ये हुआ, और यहाँ ये अब मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मीनिंग ये है कि इसके बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अभी देखो 3 है तो एक यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो अब देखो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है और जो कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है वो आपका सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। या आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। देखो ऐसे अगर आपका मन करे तो अब इसका देखो दो तरीके लिख सकते हो। इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहाँ देखो 2 लोन पेयर और ये ऐसे भी लिख सकते हो। एज योर विश, आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब आप कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हो तो जहाँ से जाता है उसे पॉजिटिव छोड़ता है और जिस पे आता है उस पर नेगेटिव रहता है। तो देखो अब कहाँ किस जगह हमें पार्टिसिपेट कराना है ये हमें देखना होगा। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ इस वाले कंडीशन में क्या है कि इस वाले कंडीशन में ऑड इलेक्ट्रॉन है। अगर नाइट्रोजन को देखोगे तो अब आप बोलोगे कि सेंट्रल एटम कैसे पहचानोगे कि भाई सेंट्रल एटम इस N और O में सेंट्रल एटम किसको मान के चलोगे। तो सेंट्रल एटम जनरली क्या होता है, जिसका साइज बड़ा होता है वो आपका सेंट्रल एटम होता है। अगर दोनों देखो ऑक्सीजन भी एक आ गया और आपका नाइट्रोजन एक आ गया तो आप बोलोगे हाइब्रिडेशन बताओ। तो अब हाइब्रिडेशन के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम पिकअप होना चाहिए। तो सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जिसका साइज बड़ा होता है। तो नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि अलॉन्ग द आपका क्या कहते हैं पीरियड, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज डिक्रीज होता है। तो इसलिए क्या होता है, नाइट्रोजन यहाँ आता है फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है, इसलिए साइज किसका ज़्यादा बड़ा होगा, नाइट्रोजन का। तो जो आपका सेंट्रल एटम होगा वो आपका नाइट्रोजन होगा। तो ये सेंट्रल एटम पिकअप कर लिए, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या है कि अब एक तो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। अब देखो ये एक लोन पेयर है, ये तो पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि हाइब्रिडेशन में, ये नहीं करेगा भाई, ये नहीं करेगा। तो ये ध्यान दे रहा ना, क्योंकि ऑलरेडी हाइब्रिडेशन में क्या हुआ, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब इसको नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो रिपल्सन कारण, ठीक है, क्योंकि क्या है कि यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ आपका डेल नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन कितना हो गया, स्टेरिक नंबर इसका क्या हो गया 1 + 1। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया आया 2 और इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp,
sp, ध्यान दिए रहना, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp। लेकिन यहाँ देखो क्या हो जाता है, यहाँ क्या हुआ कि यहाँ से देखो, यहाँ समझो, देखो अभी क्या है कि यहाँ देखो डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव, और ये देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। लेकिन क्या है कि यहाँ आप देखो इनको कंपटीटर इनका कोई नहीं है। अगर इधर से भी देखोगे तो ये देखो लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर देखोगे तो ये कहीं है ही नहीं लोन पेयर। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाएगा, क्योंकि इनको कोई कंपटीशन देने के लिए कोई है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए स्टेरिक नंबर इनका कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि एक सिग्मा ये होगा और प्लस एक वो और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो कितना हो गया 3। तो ध्यान दे रहा ना कि आपका स्टेरिक नंबर आ गया 3, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp2 आया। तो ध्यान दे रहा ना हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp2 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं आगे sp2 आ गया, अब एंगल क्या होगा, एंगल हल्का सा क्या होगा sp2 होगा। अगर आप देखोगे एग्जैक्ट यहाँ से देखो ये आया, ये ऐसे आया, और देखो ये O नेगेटिव आया और इधर O पॉजिटिव आया। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp2, हाइब्रिडाइजेशन आया sp2। ये कब होता है, जब कोई डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है, सब कुछ हर चीज़ इक्वल तरीके से लगे हो, लेकिन इक्वल नहीं लग रहे हैं। तो 120 से तो थोड़ा बहुत डिफर करेगा एंगल। अब देखो कितना डिफर करेगा भाई, इधर पाई है, इधर आपका लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर पड़े हैं, ठीक है। ऊपर से देखो ये क्या है ना बॉन्डिंग आपका क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। तो एंगल क्या होगा, अगर ये थीटा मानूँ तो थीटा आपका ग्रेटर देन 120 हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन है, रोकने वाला तो है नहीं। लोन पेयर होता था तो डिक्रीज करता इसको, लेकिन कोई रोकने वाला तो है नहीं, इसलिए थीटा हमेशा क्या हो जाता है इनका हल्का सा 120 से ज़्यादा होता है। ऐसे मान लो अगर 120 हो रहा है तो ये कुछ इस एंगल पे आता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, शायद 135 के आसपास आता है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में आप देखना, मैं एग्जैक्ट एंगल डाल दूंगा, ठीक है। तो बाकी देखो बेसिकली क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट चेक करना है कि भाई क्या कैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, क्या कैसे नहीं आ रहे हैं। तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि ये NO है और ये NO2 है, क्या है NO2 है, NO2 है, ठीक है, NO2 है। अब बताओ अगर ये डाइमराइज करेंगे, ठीक है, डाइमराइजेशन में कौन तेज भागेंगे, देखो कौन तेज चलेंगे। तो देखो अब आप खुद ही आपको पता चल गया होगा, एक गेस कर रहे होगे आप। देखो K1 है K2 है, अगर डाइमराइज करेगा तो ये N2O2 बनाएगा और ये क्या बनाएगा N2O4 बनाएगा। तो डाइमराइजेशन में कौन तेज भागेगा, पहले देखो इसका जो यहाँ N ये है, या ठीक है अगर इसको आप लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो। अगर मैं लिखूँ इधर NO ही लिख दूँ, या ठीक है इधर मैं कई सारी चीज़ों को आप मिक्स कर सकते हो। देखा इधर क्या हो गया N2 और O3 हो गया, ठीक है। अगर मैं इधर लिख दूँ NO2 प्लस NO2 K3, ठीक है, N2O4, हाँ N2O4 आ गया। तो अगर ये K1 K2 K3 में आपसे रिलेशन पूछा जाए तो आप क्या रिलेशन बताओगे। देखो अभी आप पीछे जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं कि ये सभी तो क्या कहते हैं आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, तो डाइमर बनाएंगे, ठीक है। अब K1 K2 K3 देखो, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स था यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन्स था वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा था, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो था, ध्यान दे रहे ना, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ये डायरेक्शनल नेचर का होगा। और यहाँ वाला जो NO वाला है वो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो आपका नॉन डायरेक्शनल होगा, ठीक है। बस इसी फैक्टर को, ठीक, इसी फैक्टर को हम लेके चलेंगे। देखो अब NO क्या था, NO में जो इलेक्ट्रॉन्स था वो क्या है नॉन डायरेक्शनल है। अब भाई NO में जो था वो आपका नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है, यहाँ नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, यहाँ वाला डायरेक्शनल हो गया, यहाँ वाला क्या हो गया डायरेक्शनल हो गया, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका डायरेक्शनल हो गया। तो इसका मतलब देखो जल्दी रेट किसका होगा भाई, जिसका क्या कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी मतलब परफेक्ट आपका कोलिजन होगा, अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें आपका ये आपका K3 क्या होगा, K3 सबसे फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा भाई ये नॉन डायरेक्शनल तो सबसे पीछे हो जाएंगे K1, और फिर आपका आएगा K2।
अब इसी बेस पे आप टेम्परेचर भी इनका निकाल सकते हो कि भाई T1 किस में कम होगा, किस में, अगर मान लो इसको T1 मान के चलता हूँ, इसको T2 मान के चलता हूँ, इसको T3 मान के चलता हूँ, तो दो के पहले इसके बीच में रिलेशन निकाल लो, फिर इसके बीच में रिलेशन निकाल लो, जैसे मैंने पीछे बताया है। तो ये कुछ तरीके थे जिस तरीके से आपको क्या कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को हमेशा ध्यान में दिया जाता है। तो देखो एक मैं जस्ट आपको समरी दे रहा हूँ, एक मैं आपको जस्ट समरी दे रहा हूँ चीज़ों का। देखो एक समरी क्या है, समरी क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी सेंट्रल एटम है, उस पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है, डेल पॉजिटिव आ रहा है। अगर कोई भी सेंट्रल एटम है और उस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उसके पास प्लस नो लोन पेयर, क्या हो, नो डेल पॉजिटिव आ रहा हो, नो लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इक्वल टू, ध्यान लो, इलेक्ट्रॉन आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपका सेंट्रल एटम पे डेल पॉजिटिव आ रहा हो और उसके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, डेल पॉजिटिव आ रहा हो और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसका जो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन, देखो और अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो लोन पेयर हो जाते हैं, और हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा हो, मतलब पेयरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और फिर देखो एक कंक्लूजन ये हो गया। दूसरा कंक्लूजन देखो, जो आपका दूसरा में सेंट्रल एटम पे अगर मान लो क्या आ रहा है, सेंट्रल एटम पे अगर निगेटिव चार्ज आ रहा हो, सेंट्रल एटम पे निगेटिव चार्ज आ रहा हो और सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, सेंट्रल एटम पे निगेटिव चार्ज आ रहा हो या सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, तो सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो प्लस लोन पेयर हो, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या होगा कि वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये कंक्लूजन था जिससे हम जनरली सारी चीज़ों को एलेबोरेट करते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। बाकी आप इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स के कलर भी चेंज होते हैं। तो अब जितने भी देखो पैरामैग्नेटिक है, कुछ ना कुछ कलर शो करते हैं, कभी कभी कोई अब आपका कलर शो भी कर सकता है, कभी कलर नहीं शो कर सकता, तो ऐसे हम कोई फिक्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब वो सब एनालिटिकल का पार्ट होता है। देखो अब जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल का आप डाइपोल मोमेंट अब आप खुद ही निकाल सकते हो कि भाई डाइपोल मोमेंट है, अगर आप अनइक्वल जैसे CH3 का आ गया, देखो जैसे ये CH3 आ गया, Sp ये आ गया। अब देखो ये क्या हो गया, इसका अब ये इसका प्लेनर आ गया, तो प्लेनर आ गया, देखो ये CH3 है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट में इक्वल टू 0 आ गया। और वहीं आपका CF3 है, अब इसका देखो डाइपोल मोमेंट में इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ऑड इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट 0 होंगे या नहीं होंगे वो उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। हमेशा कभी भी इन जनरल आप क्या होता है, कई सारे आप पढ़ लेते हो कैसे कि भाई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो वो हमेशा उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो नहीं, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर किसका क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये एक CH3 होता था जो सारे चीज़ को कंट्राडिक्टरी कर देता है अगर आप नॉन जीरो लेके चलोगे। तो इसमें आपका बहुत सारे, देखो मैं भी ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि भाई बहुत कुछ भी आ सकते हैं, आप उनको पहले स्ट्रक्चर निकालो, फिर स्ट्रक्चर से आप देखो उनका शेप क्या है, फिर शेप के हिसाब से आप बताते हो किसी का डाइपोल मोमेंट 0 है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कैसे आपको चीज़ें करनी है। बाकी आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या है। बाकी हम आपको हर वीक में आपको 4 से 5 दिन आपको एक घंटे की ऐसे 45-40 मिनट की वीडियो लेके आते रहेंगे, जिससे आपको अगर कोई भी आपको लगता है कि आपका कोई कॉन्सेप्ट बच रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये कॉन्सेप्ट हमें बताना है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है। सो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है कि थर्मल स्टेबिलिटी से आप क्या कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे रिलेट करते हो, बॉइलिंग पॉइंट कैसे रिलेट करते हो, स्टेबिलिटी कैसे रिलेट करते हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें कंट्राडिक्टरी आती हैं। वंडर वाल फोर्स क्या होता है, क्या कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स कैसे होते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि वंडर वाल फोर्सेज में कई सारे फोर्सेज आती हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो ये सब पे लेके बहुत छोटे छोटे टॉप कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा जिससे आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, जिनमें वो आप यहाँ बस मेरे साथ चेक करते रहना कि आपको चीज़ें आती हैं। अगर आती हैं तो अच्छी बात है, और नहीं आती तो आप इनको सही कर लो, अपने जो भी आपको गलत चीज़ें आप याद कर रखे हो या आपको कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा हो। तो और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ है,
देखो हमारा जो क्या कहते हैं IASF अभी जो बैच ऑनलाइन चलने वाला है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चलने वाला है। अभी देखो गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस वगैरह तो आई नहीं है, शायद सुनने में आ रहा है कि हो सकता है जनवरी में खुल जाए। तो जनवरी में अगर क्या कहते हैं खुल जाएगा दिल्ली में, आपको ऑफलाइन ओपन करने का परमिशन हो जाता है गवर्नमेंट से, तो आपका जो IIT JAM 2020 के लिए बैच ओपन हो रहा है वो आपका 6 जनवरी ओपन हो रहा है, 6 जनवरी को ओपन हो रहा है। अगर मान लो कोई गाइडलाइंस नहीं आती तब तक आप नहीं ओपन कर सकते हो, तो ऑनलाइन बैच हमारा ओपन हो रहा है उसी सेम डेट को 6 जनवरी को। और इसकी जो फीस है ऑनलाइन की आपकी 9,999 है, और जो आपकी ऑफलाइन की फ़ीस है वो आपकी है 25,000। ऑफलाइन में एक बेनिफिट ये है कि अगर आप ऑफलाइन बैच बाई करते हो तो आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स पूरा फ्री मिलेगा, पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा। ऑफलाइन कोर्स में क्या होता है कि भाई ऑफलाइन में आप ऑफलाइन लेक्चर रिसीव कर सकते हो, आपको स्टडी मॉड्यूल आपको जो मिलता है वो असाइनमेंट मिलते हैं वो सब ऑफलाइन मिलते हैं, ठीक है। और अगर इसी ऑफलाइन बैच को आप खरीदते हो तो ऑनलाइन आप ऑफलाइन के लिए भी अप्लीकेबल हो बैच क्लास लेने के लिए, आप ऑनलाइन के लिए भी अप्लीकेबल हो क्लास लेने के लिए। और जो आपको स्टडी मॉड्यूल मिलेगा वो ऑफलाइन मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा। जो आपके टेस्ट चलते हैं, टेस्ट सीरीज होता है वो तो कोई एग्जाम जो होता है जैम का तो ऑनलाइन होता है, इसलिए टेस्ट सीरीज तो हमेशा पूरा ऑनलाइन रहता है। तो ऑनलाइन में ये होता है कि भाई सारी आपको क्लासेस जो मिलेगी वो लाइव क्लासेस मिलेंगी। बाय द वे अगर आप लाइव क्लासेस मिस कर देते हो तो वही क्लासेस आपको ASF इंस्टीट्यूट के ऐप या आप लैपटॉप में एक्सेस करके ASF इंस्टीट्यूट को लेक्चर्स को आप देख सकते हो। कहीं भी आप लैपटॉप या मोबाइल में दोनों एक्सेसिबल है, कहीं से आप देख सकते हो क्लासेस, ठीक है। ये कुछ फैसिलिटीज़ थी जिस तरीके से नया बैच अभी ओपन होने